हम सब अक्सर ही सोचते हैं कि ध्यान का मतलब ना आंखें बंद करके दुनिया से पूरी तरह कट जाना है। हाँ, एक कोने में बैठना और सब कुछ भूल जाना। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर हमें पता चले कि ध्यान मॉनिटर की पावर केबल खींचना नहीं है, बल्कि दिमाग की जो ओवरलोडेड रैम होती है ना, उसको क्लियर करना है। ये तो बहुत ही दिलचस्प नजरिया है ना? सनातन ज्ञान के लिए आरोग्यम सूत्र और वैदिक वाइब्स ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को अभी फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए इसको एक कहानी से समझते हैं। बात जुलाई 1973 की है। मिनेसोटा में एक झील के पास पहाड़ी पर एक छोटा सा तंबू लगा हुआ था। हाँ, बारिश और तेज धूप से बचने के लिए लगाया गया एक बहुत ही साधारण सा तंबू। अंदर का माहौल बहुत शांत था और वहां आसपास के उस शांत परिवेश में करीब 100 से अधिक श्रोता घास पर कंबलों और कुशन पर बैठे थे। तंबू को दोनों किनारों से थोड़ा ऊंचा उठा दिया गया था, जिससे हल्की हल्की हवा अंदर आ रही थी। सही कहा। वहां मंच पर सोनी हालमा बैठे थे। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से कहा कि हम सभी इंसान दो संसारों के निवासी हैं। एक ये बाहरी संसार जो हमें दिखता और है, एक हमारा अपना भीतरी संसार। बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि जीवन में असली सफलता तभी है जब इन दोनों के बीच संतुलन हो। संतुलन का ये अर्थ कतई नहीं है कि कोई अपना कामकाज छोड़कर सन्यासी बन जाए। तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा विज्ञान ये है कि मन के उन हिस्सों को कैसे शांत किया जाए जो 24 घंटे किसी न किसी उधेड़-बुन में बहुत तेजी से भाग रहे हैं। हाँ, और इसी भागते हुए मन का ना एक बहुत ही दिलचस्प वाकया डॉक्टर रोल्फ सॉविक के साथ हुआ था। अरे हाँ, वो सेमिनार वाला किस्सा। हाँ, वो एक सेमिनार में बैठे थे जहां ध्यान और मानव शरीर के बायो फीडबैक के संबंधों पर चर्चा चल रही थी। उस सेमिनार में ना एक ईईजी मशीन रखी थी जो दिमाग की तरंगों को नापती है। राइट। तो रॉल्फ के सर पर वो सेंसर्स लगाए गए और मशीन के मॉनिटर पर विचारों की भारी उथल-पुथल साफ दिख रही थी। ग्राफ में ना बेटा तरंगों के बड़े बड़े स्पाइक्स बन रहे थे। हाँ, जो बताते हैं कि दिमाग तनाव या चिंता में है। तभी स्वामी रामा ने बस उस ईईजी मॉनिटर की उनाड़ी तिरछी रेखाओं को देखा और रॉल्फ से सीधा सवाल किया कि क्या तुम ध्यान करते हो? और रॉल्फ को मानना पड़ा कि नहीं, क्योंकि वो मशीन झूठ नहीं बोल सकती थी। सही बात है। उसके दिमाग का शोर उस स्क्रीन पर साफ छप रहा था और उसी एक पल ने एक पूरी तरह से अज्ञानी व्यक्ति को ध्यान की गहराई समझने के मार्ग पर ला खड़ा किया। वो एक टर्निंग पॉइंट था उनके लिए। ओके, चलिए इसको अनपैक करते हैं। आज की इस गहन चर्चा का मिशन यही समझना है कि ध्यान आखिर किस चिड़िया का नाम है। बिल्कुल। क्या ये कोई रहस्य है? और सबसे बड़ी बात, इन मशीनों और मॉनिटर्स के युग में इसको अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतारा जा सकता है? देखिए, इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए ना हमें सबसे पहले शब्दों के मूल में जाना होगा। ध्यान कोई जादुई लोक की चीज नहीं है। अच्छा। हाँ, ये एक पूरी तरह से सुव्यवस्थित और न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया है। अगर हम इसके अंग्रेजी शब्द मेडिटेशन पर गौर करें तो इसका मूल शब्द वही है जो मेडिकल या मेडिसिन का है। वेट, सच में? हाँ, तो इसका सीधा मतलब उपचार या हीलिंग से जुड़ा हुआ है। हाँ, इन सभी शब्दों का जो लैटिन मूल है ना, उसका अर्थ होता है किसी बात पर ध्यान देना, निरीक्षण करना या परवाह करना। यानी ये कोई चमत्कार नहीं है। बिल्कुल नहीं। ध्यान का अर्थ कोई चमत्कार करना नहीं है, बल्कि ये अपने उन आंतरिक आयामों का निरीक्षण करना है जिन्हें हम बाहर की भागदौड़ में पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। सही कहा। इंसान बाहरी दुनिया में पैसा कमाने के लिए तो 20 साल स्कूल और कॉलेज में बिताता है, लेकिन अपने ही भीतर कैसे झांकना है ये कोई सिलेबस नहीं सिखाता। ये तो है। वैसे समझ में इस शब्द को लेकर भ्रांतियां भी तो बहुत हैं। बहुत ज्यादा। कुछ सोचता है कि बस आंखें बंद करके ख्यालों में खो जाना या कोई अच्छा सा दिवा स्वप्न देखना ही ध्यान है। कुछ लोग इसे सीधे तौर पर धर्म या किसी विशेष पूजा पद्धति से जोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। देखिए, ध्यान और धर्म के बीच ना एक बहुत ही स्पष्ट और वैज्ञानिक लकीर है। वो कैसे? धर्म आमतौर पर यह सिखाता है कि आपको किन चीजों पर विश्वास करना है, राइट, किस किताब को मानना है या किस अनुष्ठान को करना है। इसके विपरीत ध्यान एक टूल किट है। यानी ये कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह आपको किसी बात पर आंख मूंद कर विश्वास करना नहीं सिखाता, बल्कि ये सिखाता है कि खुद अपने भीतर के सत्य का वो अनुभव कैसे करना है। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी मान्यता कुछ भी हो, इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है।
एक और बहुत बड़ा भ्रम है जो मुझे अक्सर सुनने को मिलता है, क्या? सम्मोहन या हिप्नोसिस का। लोगों को लगता है कि ध्यान का मतलब खुद को निर्देश देना है, जैसे मन ही मन बार बार कहना कि मैं बहुत शांत महसूस कर रहा हूँ या मुझे गहरी नींद आ रही है। सम्मोहन और ध्यान तो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत ध्रुव है। कैसे? सम्मोहन में कोई पेंडुलम हिलाकर या निर्देशों के जरिए आपके अवचेतन मन पर कब्जा करता है। वो एक बाहरी विचार को आपके पर थोपता है, यानी कंट्रोल बाहर किसी और के पास होता है। हाँ, ये एक तरह से मन पर किया गया हमला है जहां आप अपने ही सिस्टम का नियंत्रण खो देते हैं। लेकिन ध्यान स्वतंत्रता है, इसमें आप अपने मन के पहरेदार बन जाते हैं। अच्छा। आप दरवाजे पर खड़े होकर बस विचारों को आते जाते देखते हैं। आप ना तो उन्हें रोकते हैं और ना ही मन पर कोई निर्देश थोपते हैं। इसे समझने के लिए ना मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूँ। हमारा दिमाग हमारे कंप्यूटर या मोबाइल की तरह है और हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी उसकी रैम है। बहुत सही तुलना है। हाँ, लोग सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है कंप्यूटर के मॉनिटर का स्विच ऑफ कर देना, यानी सो जाना या ब्लैंक हो जाना। लेकिन ध्यान मॉनिटर बंद करना नहीं है। तो फिर क्या है? ध्यान तो बैकग्राउंड में चल रहे उन 50 अलग अलग व्यर्थ एप्स और अनावश्यक टैब्स को बंद करके अपनी लैम्प को क्लियर करने जैसा है। बिल्कुल। जब आप उन बैकग्राउंड एप्स को बंद कर देते हैं तो सिस्टम की प्रोसेसिंग स्पीड और एकाग्रता अपने आप उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है। ये रैम को क्लियर करने वाली बात इस प्रक्रिया के मैकेनिज्म को बहुत सटीक ढंग से समझाती है। बैकग्राउंड एप्स बंद करने से सिस्टम को जो नया स्पेस मिलता है ना, वही स्पेस ध्यान हमारे दिमाग को देता है। सही बात है। लेकिन यहाँ इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? अगर ध्यान का मतलब ख्यालों में खोना नहीं है, खुद को निर्देश देना नहीं है, तो फिर इस 24 घंटे भागने वाले चंचल मन के एप्स को आखिर बंद कैसे किया जाए? हाँ, विचार तो लगातार आते ही रहेंगे ना। बिल्कुल, आप जबरदस्ती उन्हें डिलीट नहीं कर सकते। मानव मस्तिष्क डिजाइन ही सोचने के लिए हुआ है। अगर हम कहेंगे कि लाल बंदर के बारे में मत सोचो, तो दिमाग सबसे पहले उसी लाल बंदर की तस्वीर बनाएगा। एग्जैक्टली। मन को जबरदस्ती खाली करना न्यूरोलॉजिकली लगभग असंभव है। इसलिए उसे जबरदस्ती खाली करने की बजाय एक बहुत ही सूक्ष्म और विशेष बिंदु पर केंद्रित किया जाता है। और इसी उपकरण को हम क्या कहते हैं? मंत्रा। हाँ, मंत्रा। लेकिन मंत्रा शब्द सुनते ही अक्सर लोग इसे फिर से किसी धार्मिक कर्मकांड से जोड़ लेते हैं। वही पुरानी भ्रांति। लेकिन विज्ञान की भाषा में समझें तो मंत्र मूल रूप से एक विशेष फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि है, यानी सिर्फ साउंड। हाँ, दुनिया भर की अलग अलग परंपराओं में ओम या आमेन या शलोम जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। ये एक ऐसा साधन है जो मन को बाहरी दुनिया के शोर से डिस्कनेक्ट करके हमारे आंतरिक सिस्टम से कनेक्ट करता है। लेकिन यहाँ ना एक पेंच है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अच्छा, बताइए। अगर हम किसी एक ही शब्द या ध्वनि को बार बार अपने मन में दोहरा रहे हैं, तो क्या हम उसी मन का इस्तेमाल नहीं कर रहे जिसे हम शांत करना चाहते हैं? ये एक वैलिड पॉइंट है। अभी हमने सम्मोहन की बात की थी। हाँ। तो एक ही शब्द को रटना क्या खुद को सम्मोहित या सेल्फ हिप्नोसिस करने जैसा नहीं हो गया? ये संदेह बहुत स्वाभाविक है, लेकिन देखिए दोनों के मैकेनिज्म में ना जमीन आसमान का फर्क है। वो कैसे? हमारे दिमाग में एक नेटवर्क होता है जिसे न्यूरोसाइंस में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या डीएमएन कहते हैं। अच्छा, डीएमएन। हाँ, जब हम कुछ नहीं कर रहे होते ना, तब भी ये डीएमएन हमें पास्ट की बातें याद दिलाता है या फ्यूचर की चिंता करवाता है, यानी ओवर थिंकिंग करवाता है। बिल्कुल। सम्मोहन इस नेटवर्क पर कोई बाहरी विचार थोपने की कोशिश करता है जिससे दिमागी संघर्ष पैदा होता है। राइट। इसके विपरीत मंत्र बिना किसी अर्थ या भावना के बस एक ध्वनि है। जब आप मंत्र जपते हैं तो आप इस जीएमएन को खेलने के लिए एक बहुत ही शांत और हानि रहित खिलौना पकड़ा देते हैं। ओह वाह, ये तो बहुत ही क्लियर एक्सप्लेनेशन है। हाँ, मंत्र मन पर कोई दबाव नहीं डालता, वो बस दिमाग के शोरगुल वाले हिस्सों को बाईपास करके एक सेफ केंद्र बना देता है। यानी ये मन से लड़ता नहीं है, बल्कि उसे एक नई दिशा दे देता है। अब जब ये स्पष्ट हो गया कि ध्यान क्या है और मंत्र का मैकेनिज्म क्या है, तो बात प्रक्रिया पर आती है। सही बात है। अगर कोई सीधे कुर्सी पर बैठे, आंखें बंद करें और मंत्र जपने लगे, तो क्या उसका ध्यान लग जाएगा? कभी नहीं। और यही वो जगह है जहाँ ज्यादातर लोग ध्यान छोड़ देते हैं। क्यों? देखिए, अगर आपके जोड़ों में दर्द है, पीठ अकड़ी हुई है या आपका शरीर थका हुआ है, तो आपका दिमाग लगातार उन दर्द वाले हिस्सों से सिग्नल रिसीव करता रहेगा। हाँ, शरीर का ध्यान तो जाएगा ही। बिल्कुल।
आपका मन रैम क्लियर करने के बजाय बस उस पीठ दर्द पर अटका रहेगा। इसलिए ध्यान की अवस्था तक पहुंचने के लिए 5 अनिवार्य चरण होते हैं। इन 5 चरणों को ना हम एक हवाई जहाज के रनवे की तरह समझ सकते हैं। रनवे की तरह? हाँ, देखिए कोई भी बड़ा विमान सीधे अपनी पार्किंग से आसमान में उड़ान नहीं भर सकता है ना। बिल्कुल नहीं। सुरक्षित और स्मूथ उड़ान भरने के लिए पहले रनवे से कचरा, पत्थर और हर तरह की बाधाओं को हटाना पड़ता है। सही कहा। ठीक उसी तरह ध्यान की गहरी उड़ान से पहले शरीर की जकड़न और तनाव के कचरे को साफ करना पड़ता है। और इस रनवे को साफ करने का पहला चरण है शुद्धि, यानी साफ सफाई। हाँ, ध्यान करने से पहले अपने चेहरे और हाथ पैरों को ठंडे या सामान्य पानी से धोना, ये सिर्फ सफाई नहीं है। तो और क्या है? जब पानी हमारे चेहरे पर पड़ता है तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को एक हल्का सा शॉक देता है, जिसे मैमेलियन डाई रिफ्लेक्स कहते हैं। अच्छा। ये तुरंत हृदय गति को थोड़ा धीमा करता है और दिन भर की सुस्ती या नींद को उड़ाकर दिमाग को सचेत कर देता है। अरे वाह। और दूसरा चरण है स्ट्रेचिंग, यानी शरीर को खिंचाव देना। इसके पीछे क्या विज्ञान है? इसके पीछे का विज्ञान बहुत सीधा है। दिन भर कुर्सी पर बैठने या रात भर एक ही पोजीशन में सोने से हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड और तनाव जमा हो जाता है। हाथ योगा के कुछ आसान स्ट्रेचिंग आसानों से हम उस जमा हुए शारीरिक तनाव को रिलीज करते हैं। अगर आप ये 5 से 10 मिनट की स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे ना, तो 15 मिनट बाद ही पैरों में सुनपन या पीठ में दर्द शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, और सारा ध्यान शरीर पर ही चला जाएगा। शारीरिक जकड़न दूर करने के बाद तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण चरण आता है शिथिलता या रिलैक्सेशन। इसे कैसे करते हैं? इसे शवासना में किया जाता है। आप पीठ के बल लेटते हैं और हथेलियां आसमान की ओर खुली रखते हैं। इसका न्यूरोलॉजिकल प्रभाव ये है कि आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, यानी आराम वाले मोड में। सही कहा। आसान भाषा में कहें तो ये शरीर को फाइट और फ्लाइट के स्ट्रेस मोड से निकालकर रेस्ट और डाइजेस्ट के मोड में ले आता है। शरीर की हर एक मांसपेशी को निर्देश मिलता है कि अब कोई खतरा नहीं है, तुम पूरी तरह ढीले पड़ सकते हो। लेकिन शवासना में एक खतरा ये भी तो है कि इंसान इतना रिलैक्स हो जाता है कि उसे गहरी नींद आ सकती है। हाँ, ये बहुत आम बात है। इसीलिए चौथा चरण तुरंत लागू होता है, श्वासन, यानी अपनी सांसों का पैटर्न सुधारना। हमारी सांसें हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का रिमोट कंट्रोल है। वो कैसे? जब हम तनाव में होते हैं तो सांसें उतली और छाती तक सीमित होती हैं। ध्यान के लिए सांसों को गहरा, डायफ्रामेटिक और लयबद्ध बनाना होता है। अच्छा। जैसे ही सांसें धीमी होती हैं, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी यानी HRV बेहतर होती है और दिमाग को सिग्नल जाता है कि सब कुछ नियंत्रण में है। यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो है कि जब शरीर स्थिर हो जाए और सांसें लयबद्ध हो जाए ना, तब आता है 5वां चरण, यानी ध्यान में बैठना। हाँ, एक स्थिर मुद्रा में बैठकर मंत्र का अभ्यास करना। यहाँ एक बहुत ही सार्वभौमिक मंत्र सोहम का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मैकेनिज्म क्या है? इसका मैकेनिज्म बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, जब आप सांस अंदर लेते हैं तो मन में सो की ध्वनि का अनुभव करते हैं और सांस छोड़ते समय हम की ध्वनि का। अच्छा, तो ये सांस के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, ये ध्वनि हमारे श्वासन की प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी के साथ पूरी तरह मैच करती है। ये बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के फेफड़ों और हृदय की गति को सिंक्रोनाइज कर देती है। कमाल है। तो ये 5 चरण स्पष्ट करते हैं कि ध्यान एक वैज्ञानिक प्रयोग की तरह है जिसे स्टेप बाय स्टेप ही किया जाना चाहिए। एकदम। लेकिन देखिए, हम केवल उन 20 मिनटों की बात तो नहीं कर सकते ना, जब हम तंबू में या कमरे में बैठे हों। इंसान अपनी बाकी के 23 घंटे की जिंदगी कैसे जीता है, उसका सीधा असर इन 20 मिनटों की गहराई पर पड़ता है। ये बात पूरी तरह सत्य है। मनोविज्ञान में मानव व्यवहार को ड्राइव करने वाली 4 आदिम आधारशिलाओं का वर्णन मिलता है। कौन कौन सी? भोजन, सेक्स, नींद और आत्मसंरक्षण यानी सेल्फ प्रिजर्वेशन। अगर आपकी जीवन शैली में इन चारों में से किसी में भी अति है या असंतुलन है ना, तो आप कितनी भी अच्छी तकनीक लगा लें, आपका डीएमएन कभी शांत नहीं होगा। सही बात है। और मुझे लगता है इसमें सबसे गहरा असर भोजन का होता है। भोजन कैसा है, इससे ज्यादा अहम यह है कि उसे किस मानसिक स्थिति में खाया जा रहा है। बिल्कुल ठीक कहा है आपने। अगर आप बहुत तनाव में हैं, गुस्से में, बहस कर रहे हैं या डरते हुए कुछ खा रहे हैं, तो आपके शरीर में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है।
और उससे क्या होता है? विज्ञान बताता है कि स्ट्रेस हार्मोन के आते ही शरीर अपना सारा फोकस पाचन तंत्र से हटाकर मांसपेशियों में भेज देता है, तो पाचक रस बनने बंद हो जाते हैं। और जब खाना ठीक से पचता नहीं है तो वो शरीर में भारीपन और आलस्य पैदा करता है। भारी और गरिष्ठ भोजन खुद पचने में इतनी ऊर्जा खींच लेता है कि आपके दिमाग के पास एकाग्र होने के लिए ऊर्जा ही नहीं बचती। सही बात है। इसीलिए ये शारीरिक नियम है कि ध्यान करने से कम से कम 3-4 घंटे पहले ही भारी भोजन कर लेना चाहिए, ताकि पाचन की प्रक्रिया आपके ध्यान में बाधा न बने। लेकिन जो बात मुझे यहाँ सबसे ज्यादा खटकती है वो है मादक पदार्थों और कैफीन का सेवन। हाँ, लोग आजकल काफी डिपेंड हो गए हैं इन पर। तो इस सब का असल मतलब क्या है? दुनिया भर के जो कामयाब सीईओज हैं, प्रोग्रामर्स और क्रिएटिव लोग हैं, वो तो ब्लैक कॉफी या एस्प्रेसो पीकर ही अपना सबसे बेहतरीन और फोकस वाला काम करते हैं। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। तो क्या ये गहरे ध्यान का विज्ञान उन्हें गलत ठहरा रहा है? कैफीन बड़ा कैसे हो सकती है? देखिए, अगर हम इसको व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो हमें काम करने की उत्तेजना यानी एजिटेशन और गहरी एकाग्रता के बीच के अंतर को समझना होगा। वो कैसे अलग हैं? जब आप कॉफी पीते हैं ना, तो कैफीन आपके दिमाग में एडेनोसिन नाम के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है। ये वो रसायन है जो आपको थकान महसूस कराता है। अच्छा, यानी थकान ब्लॉक हो जाती है। हाँ, इसके साथ ही एड्रेनलिन बढ़ा देता है। ये जो ऊर्जा आपको महसूस होती है ना, वो असल में शरीर का पैनिक मोड है। ओ, यानी हम इमरजेंसी मोड में चले जाते हैं। बिल्कुल। ये बाहरी काम निपटाने या डेडलाइन पूरी करने के लिए तो काम आ सकता है, लेकिन ये मन को सूक्ष्म और स्थिर नहीं करता। कैफीन आपके नर्वस सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखता है, जबकि ध्यान की शर्त ही ये है कि नर्वस सिस्टम शांत और सुरक्षित महसूस करे। मतलब कॉफी पीकर आप कीबोर्ड पर तेज टाइपिंग तो कर सकते हैं, लेकिन अपने ही दिमाग के भीतर की परतों को नहीं खोल सकते। सही कहा। हमें सुस्ती आएगी और आपका दिमाग उस समय सो जाने का प्रयास करेगा। हाँ, लेकिन इसमें एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य ये भी है। क्या? जो लोग नियमित और गहरा ध्यान करते हैं ना, उन्हें प्राकृतिक रूप से कम नींद की आवश्यकता होती है। वेट, वाकई? हाँ? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गहरी नींद का मुख्य काम शरीर के बेसल मेटाबॉलिक रेट को कम करके कोशिकाओं की मरम्मत करना है। राइट। जब कोई व्यक्ति ध्यान की गहरी अवस्था में जाता है तो उसका मेटाबॉलिक रेट नींद की तुलना में कई अधिक तेजी से और गहराई से नीचे जाता है। अरे वाह। शरीर और मन इतनी गहन विश्राम अवस्था में चले जाते हैं कि 20 मिनट का गहरा ध्यान शरीर को घंटों की नींद के बराबर की रिकवरी दे सकता है। शरीर अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के विचारों में बर्बाद करना बंद कर देता है। ये तो सच में हैरान करने वाली बात है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा के धागों को एक साथ जोड़ें तो हमने देखा कि ध्यान कोई रहस्यमय पूजा नहीं, बल्कि चेतना को सही दिशा देने का एक न्यूरोलॉजिकल विज्ञान है। बिल्कुल। हमने उस मॉनिटर को बंद करने और रैम को साफ करने के फर्क को समझा। हमने जाना कि कैसे मंत्र नाम का टूल हमारे दिमागी शोर को बिना लड़े बाईपास कर देता है। और हमने उन 5 वैज्ञानिक चरणों को भी समझा जो ध्यान के रनवे को तैयार करते हैं। जी। चेहरे पर पानी के शॉक से लेकर स्ट्रेचिंग, शवासना के पैरासिम्पैथेटिक प्रभाव, श्वासन और अंत में सो हम मंत्र के हृदय गति पर पड़ने वाले प्रभाव तक। हमने ये भी देखा कि एक एक्सप्रेसो शॉट की उत्तेजना और ध्यान की शांति में क्या बुनियादी फर्क है। बिल्कुल। और अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार जो इस पूरे विज्ञान से निकल कर आता है और वाकई हमें अपने जीने के तरीके पर ना सोचने के लिए मजबूर कर देता है। हाँ, बताइए। हमने अभी बात की कि कैसे ध्यान गहरा होने पर शरीर को बाहरी नींद की कम जरूरत होती है, क्योंकि वो अपने भीतर से ही रिकवर हो रहा होता है। राइट। अगर केवल अपने ही भीतर की चेतना के केंद्र पर ध्यान लगाने भर से शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत हो सकती है, मेटाबॉलिज्म संतुलित हो सकता है और बिना किसी कैफीन के एक गहरी स्थिर ऊर्जा मिल सकती है। तो इसका मतलब? तो क्या ये संभव है कि मानव मस्तिष्क और शरीर के भीतर ऊर्जा का एक ऐसा असीमित जनरेटर छिपा हुआ है जिसे हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है ना? अगली बार जब लोग दोपहर की थकान मिटाने के लिए अपनी तीसरी एस्प्रेसो या एनर्जी ड्रिंक की ओर हाथ बढ़ाएं ना, तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचें। हम अपनी ऊर्जा के लिए सिर्फ बाहरी प्लग्स और केबल्स पर निर्भर होकर रह गए हैं, जबकि हमारा अपना इंटरनल पावर हाउस बस एक स्विच ऑन होने का इंतजार कर रहा है। इसी एक खुले सवाल
और 1973 के उस मिनेसोटा के तंबू की ठंडी हवा के एहसास के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सनातन ज्ञान के लिए आरोग्यम सूत्र और वैदिक वाइब्स ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को अभी फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।